नमस्कार। तो आज हम नया शीर्षक पढ़ेंगे, वो है छंद। क्योंकि रस हमारे पूरे हो चुके हैं। रसों में आपको बताया था कि यहाँ कितने प्रकार के होते हैं, कौन से दो नए जोड़े गए हैं, कौन से हैं, तो ये सभी हम पढ़ चुके हैं। अब नया शीर्षक हमारा चलेगा छंद। तो छंद किसे कहते हैं? छंद क्या है? छंद होती है कोई भी ऐसी पद्य रचना जो वर्णों तथा मात्राओं से बद्ध हो। तो वर्णों तथा मात्राओं से बद्ध रचना या यति गति तुक लय, इनके माध्यम से या इनसे बंधी हुई रचना छंद कहलाती है। तो देख लें आप एक बार छंद की परिभाषा कि मात्राओं तथा वर्णों से बद्ध रचना छंद कहलाती है। तो कोई भी पद्य रचना ऐसी जो मात्राओं तथा वर्णों से बद्ध यानी बंधी हुई हो, या तो उसमें मात्राएं गिन रहे हैं हम या उसमें वर्ण गिन रहे हैं हम, तो वहां होती है मात्रिक या वर्ण छंद के अंतर्गत, तो वो कहलाती है छंद। छंदों में हम 3-4 चीजों को प्रयोग करते हैं। वो क्या क्या है? वो है यति, गति, तुक और लय। तो आपने देखा होगा यति, गति, तुक, लय, इसके बाद मात्रा और वर्ण। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि जहां विश्राम लेने के लिए यहाँ यति का अर्थ होता है विराम या विश्राम करना। विराम चिन्ह को यहाँ यति कहा जाता है। गति एक गति में आवाज गति से सीधे चलते जाना। तुकबंदी होना। तुकबंदी यानी जैसे हमने कहा कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवौस दशरथ अजर बिहारी, तो हारी हारी तुकबंदी वाले आए तो है तुक, और एक ही लय में, अगर चौपाइयां हैं तो वो एक लय में बोली जाएंगी, दोहे हैं तो वो एक लय में बोले जाएंगे, तो वो लय। और मात्रा क्या कि मात्राओं से या तो बद्ध, जैसे चौपाई है तो 16 मात्रा, दोहे हैं तो 13-11 मात्रा, सोठा है तो 11-13 मात्रा, और इसी तरह से वर्ण गिने जाएंगे। तो अगर वर्णित छंद आता है तो 11, 14, 23, 22 जैसे वर्ण आते हैं, तो कौन सा छंद है, अलग अलग वर्णों को बताया जाएगा। तो यहाँ ये चीजें इसकी प्रमुख होती है। तो यानी यति, गति, तुक, लय, मात्रा और वर्ण। तो ये चीजों के अलावा अब हम देखते हैं कि छंदों को कितने भागों में बांटा गया, छंद कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे हैं, तो वो और हम देख लेते हैं। तो यहाँ तो अब देख रहे हैं हमने देखा कि मात्राओं तथा वर्णों से बद्ध यानी मात्राओं या वर्णों से बंधी हुई रचना को हम छंद कहते हैं। कोई भी ऐसी पद्य रचना है जिसको मात्राओं या वर्णों से बंधी हुई है या मात्राओं या वर्णों का क्रम है, तो छंद कहलाती। छंद के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। अब आप देखते हैं कि छंद को, जैसे हमने कहा था कि रस को कहा जाता है काव्य की आत्मा, और अगर छंद को पूछा जाए तो छंद को कहा जाता है, छंद को काव्य का शरीर कहा जाता है। तो छंद को कहा जाता है काव्य का शरीर। रस आत्मा है तो रस की आत्मा काय में है, छंद में, तो छंद है शरीर, तो ये है शरीर कहा जाता है। इसके अलावा जैसे हमने रसों में आपको बताया था कि रसों के प्रणेता ऋषि भरत मुनि थे, लेकिन अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि छंदों के प्रणेता कौन थे या छंदों के रचयिता कौन है, सबसे पहले छंदों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले छंदों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो सबसे पहले कहाँ मिला? यहाँ मिला ऋग्वेद में। सबसे पहले छंदों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, और इसके प्रणेता ऋषि का नाम, ये रचयिता, तो छंद के प्रणेता
तो छंद के प्रणेता या रचयिता या इसके बनाने वाले कौन थे? पिंगल ऋषि पिंगल थे। तो यहाँ छंदों के प्रणेता अगर पूछ ले जाए कि छंदों के प्रणेता कौन थे, छंदों के रचयिता कौन है, या छंदों का सबसे पहले कौन किसने प्रयोग किया, तो छंद के प्रणेता ऋषि पिंगल थे। इनका छंद शास्त्र, इनका है छंद शास्त्र, इसी को पिंगल शास्त्र भी कहा गया है। तो इनके छंद के प्रणेता ऋषि पिंगल थे और इनका जो छंद शास्त्र है उसे पिंगल शास्त्र के नाम से भी, पिंगल शास्त्र या छंद शास्त्र, इनका छंद शास्त्र पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई कि रसों के, हमने कहा था भरत मुनि, इसी तरह से यहाँ पूछा जाए तो पिंगल। और सबसे पहले कहाँ वर्णन मिलता है? सबसे पहले ऋग्वेद में, फिर इसके बाद है छंद शास्त्र या फिर पिंगल शास्त्र, जिसमें इनका वर्णन मिलता है कौन कौन से होते हैं छंद, किस तरह से इनकी गणना की जाती है, किस तरह से ये देखे जाते हैं। तो ये हो गया छंदों का वर्णन, और ये छंद का काव्य का शरीर माना जाता है और वर्णों तथा मात्राओं से बद्ध रचना छंद कहलाती है। अब ये हो गए हमारे छंद से संबंधित सभी क्वेश्चन के छंद ये पूछ लिया जाए, छंद क्या है, काव्य का शरीर सबसे पहले किसने वर्णन किया है, ये सारी बातें। अब छंद कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे इनको देखा जाता है, कैसे कैसे गिना जाता है, ये और देख लेते हैं। तो ये आप देख लें एक बार, इनको नोट कर लेंगे और देखते हैं आगे हम। छंद के प्रकार, अगर पूछ लिया गया जैसे रस कितने प्रकार के हैं तो 9 थे, प्रमुख 9 ही माने गए। इसी तरह से छंद के प्रकार अगर पूछ लिए जाएं तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, पहला मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद, वर्णिक छंद, और तीसरा है मुक्तक छंद। तो जैसे कि हम देख रहे हैं मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। मात्रिक यानी जहां मात्राओं की गणना या गिनती की जाए मात्रिक छंद, जहां वर्णों या अक्षरों की गिनती की जाए वहां वर्णिक छंद, और जो रचना मात्राओं तथा वर्णों से मुक्त हो, वहां हमें कुछ नहीं गिन रहा है लेकिन है काव्य रचना, लेकिन उसमें गिनती कोई नहीं है, तो वो है मुक्तक छंद। तो इस तरह से हम ये देखते हैं मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। सबसे ज्यादा हमारे लिए जो परीक्षाओं में आते हैं, पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए मात्रिक छंद है। मात्रिक छंदों के अधिकतर पूछे जाते हैं, लेकिन आपको थोड़े से इसके भी बताएंगे, वर्णिक के भी और मुक्तक के भी, कि किस तरह से ये आते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि मात्रिक छंद अगर आता है तो मात्रिक क्या है, वर्णिक क्या है। तो मात्रिक देखिए एक बार, मात्रिक छंद जहां मात्राओं की गणना, जहां मात्राओं की गणना या गिनती की जाए, तो मात्रिक छंद कहाँ होता है? मात्रिक छंद वहां होता है जहां मात्राओं की गणना या गिनती की जाती है। अब मात्राओं की गणना या गिनती किस तरह से हम करते हैं? जैसे ह्रस्व और दीर्घ, या फिर ह्रस्व और लघु, या फिर दीर्घ। तो गुरु, लघु और गुरु भी हम कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे हमने कहा कि आ, सभी वर्णों में आ तो होता ही होता है, और छोटी ई और ऊ, फिर आ, ई, उ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर यानी छोटे छोटे या लघु या ह्रस्व, इनकी एक मात्रा मानी जाती है, जिनका चिन्ह होता है ऐसे वन की तरह से। यानी सभी वर्णों में आ तो मिला हुआ होता ही है, उसकी एक मात्रा, छोटी की मात्रा, उसकी भी एक मात्रा, इसकी भी और इसकी भी, तो इनकी एक एक मात्रा मानी जाती है। अगर आते हैं दीर्घ स्वर या गुरु, तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, फिर छोटी ए,
बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी हम क्या में पढ़ते हैं, दीर्घ स्वर में, दीर्घ में यानी बड़े बड़े सभी। तो इनकी मात्रा होती है दो, इसे कहा जाता है गुरु, और इसका चिन्ह दो का हम लगाते हैं इस तरह से, गुरु एस की तरह से, इस तरह से ये चिन्ह लगाया जाता है। ये एक के लिए है और ये दो के लिए है। तो ये हो गई हमारी मात्राएं। अब इसके अलावा अगर कोई द्वित्व व्यंजन आता है, द्वित्व जैसे डबल ना आ गया या डबल ता आ गया, द्वित्व यानी साथ साथ आना चाहिए। ये अगर द्वित्व व्यंजन साथ साथ आते हैं तो ऐसे ला आ गया, तो इनकी दोनों की एक एक मात्रा यानी यहाँ भी हम गुरु जोड़ेंगे, दीर्घ ही माना जाएगा। अब देख लेते हैं अंक की बिंदी का। अंक का हम किस तरह से प्रयोग करते हैं कि अंग अगर किसी ह्रस्व स्वर के साथ प्रयोग होता है, आ है और अंक की बिंदी है, यहाँ दो मात्रा हम मानेंगे इसकी, यानी गुरु मानेंगे। अगर इसके साथ कोई मात्रा का प्रयोग हो जाता है और ऊपर बिंदी भी लगी है, तब यह मात्रा ही काउंट होगी, वही गिनी जाएगी, फिर बिंदी यानी अनुस्वार नहीं गिना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुस्वार का प्रयोग हम तभी गिना जाएगा, अनुस्वार जब वो ह्रस्व स्वर के साथ होगा। तो ये हैं आपके। और इसके अलावा कोई भी आधा वर्ण आ जाता है, आधा या हलंत का, जैसे आधा का आ गया, टा हलंत का आ गया, ता अलग से आ गया, ना आ गया, अलग अलग से आधे आधे वर्ण आ गए, तो इनका हम कोई भी मात्रा इनकी नहीं गिनी जाती। तो इनको आपको ध्यान बस ये रखना है। देखिए गिनने का क्रम कैसे होता है, ध्यान दें कि ह्रस्व स्वर है तो एक एक मात्रा लगानी है ह्रस्व वाली, तो यहाँ लघु, और ये हो गए आपके दीर्घ स्वर, दीर्घ की दो मात्रा इस तरह से लगानी है बड़े बड़े। और अगर कोई द्वित्व व्यंजन आता है उसकी भी दो मात्रा लगानी है, आधे अक्षर की अकेले की कोई मात्रा नहीं लगानी है आपको, सिर्फ ये करना है कि यहाँ अगर द्वित्व व्यंजन आता है, आधा ना फिर पूरा ना, जैसे उन्नति लिखा है तो वहाँ दो आएंगे ना ना पे, तो आपको वहाँ ध्यान रखना है। बाकी आधा अक्षर कोई नहीं गिना जाएगा। और अनुस्वार का ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वर के साथ ही काउंट होगी, वही गिनी जाएगी ह्रस्व स्वर के साथ। तो ये तो हमारी हो गई मात्राओं की गिनती। और अगर हम करते हैं वर्णों की गिनती, तो वर्णों की कैसे की जाएगी देख लें। हाँ, वर्णिक छंद अगर हम करते हैं वर्णिक छंद, तो जहां वर्णों की गिनती की जाए, जहां वर्णों की गिनती की जाए, तो वर्णिक छंद कहाँ होता है, वर्णिक छंद वहां होता है जहां वर्णों की गिनती की जाए। जैसे हम एक उदाहरण लिख रहे हैं कि जहां बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए। एक उदाहरण लिखा हमने है उपेंद्र बजरा का उदाहरण वर्णिक छंद का, और इसमें पूरी लाइन में आपको 11 अक्षर दिखेंगे बस। तो 11 वर्ण होते हैं, कैसे गिनेंगे हम, सिर्फ वर्ण का एक ही एक गिना जाता है। यहाँ मात्रा यहाँ कोई भी लगी हो मात्रा नहीं गिनी जाएगी, यहाँ गिना जाएगा। जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ अक्षर गिने जाते हैं। तो वर्णिक छंद में कोई भी है वहां अक्षर गिने जाएंगे, मात्रा में नहीं गिननी है। वर्णिक छंद में सिर्फ वर्ण गिनने हैं, पूरे पूरे वर्ण ही वहां गिने जाते हैं, आधा वर्ण वहां भी नहीं गिना जाता है। बस आपको ध्यान रखना है, मात्रिक छंद में मात्रा गिननी है और वर्णिक छंद में वर्ण गिननी है। तो हमें ये करने हैं छंदों के प्रकार। मुक्तक आएगा तो मुक्तक में हमें कुछ नहीं गिनना है। तो ये हमारे छंद की हो गए आपके परिचय। आगे हम देखेंगे छंद में मात्रिक में आपकी चौपाई, दोहा, सोठा, रोला ये पढ़ेंगे आगे। धन्यवाद।